Hello everyone, welcome to our channel. So today's my topic is gradient divergence curl. मीन्स टॉपिक तो वैसे वेक्टर कैलकुलस है, बट वेक्टर कैलकुलस में पहला टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको इजीली प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पे, और कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे भी करवा दूँगी आपको साथ के साथ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ इट इज़ इक्वल टू दिस वन। तो ये यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू होगी आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। इसको बेसिकली हम बोलते हैं ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर से जब एफ़ को ऑपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ़। ये हमें सॉल्व करना आता ही होगा सबको, कैसा करना है। एफ़ को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए, ऐसा हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक, अब इस पे थ्योरम है एक कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट, कि ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा। कब होगा? जब उसका ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब है कि अगर ग्रेडियंट जीरो है तो वेक्टर फील्ड जो होगा हमारा जीरो होगा, और अगर वेक्टर फील्ड जीरो है तो ग्रेडियंट जीरो होगा। ठीक है ना। तो ये एक थ्योरम थी हमारे यहाँ पर ग्रेडियंट के लिए। फिर उसके बाद ग्रेडियंट पे बेस दो यहाँ पे इक्वेशंस हैं, टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट गिवन होगा आर, तो ये तो आपको गिवन पॉइंट होगा कि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज वो पॉइंट है x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप, और ये पॉइंट होगा किसी प्लेन के ऊपर x, y एंड z, जिसका हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर ये दोनों गिवन हैं तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगी इस फॉर्म में। तो मैंने दोनों फॉर्म में आपको लिख दिए यहाँ पे, ये वेक्टर फॉर्म में है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको इस फॉर्म में मिलेगी। वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है? आर वेक्टर माइनस के स्मॉल आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ। आपको कोई ना कोई फील्ड गिवन होगा कि इस फील्ड के ऊपर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड कीजिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी x माइनस x1 डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y माइनस y1 डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड माइनस z1 डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। अब इन पे बेस में अभी क्वेश्चन करवा दूंगी आपको नेक्स्ट पेज पे एक एक क्वेश्चन कि टेंजेंट प्लेन कैसे फाइंड करेंगे, अगर पॉइंट गिवन है, नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सब पे बेस में एक एक क्वेश्चन करवा दूंगी, और बाकी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक, तो ये फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूलेस याद रखना कि किसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर थर्ड है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर ये जो टेंजेंट प्लेन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये हमारी कोई सरफेस होगी गिवन, इसके ऊपर आपने ये टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया ऐसा कुछ, अब इसके ऊपर भी नॉर्मल। तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन तो मैंने यहाँ ऊपर बताई, और ये नॉर्मल की इक्वेशन अपन यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आर माइनस आर वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है ग्रेडियंट ऑफ एफ से। तो ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे किसकी, नॉर्मल की। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल के, तो उसके लिए आपको बस पॉइंट देखना है, यहाँ पे जो पॉइंट गिवन होंगे, और आपको जो वेक्टर फील्ड है उसके लिए यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू फाइंड करके इसको डिवाइड कर देना, बराबर जीरो करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी आपको नॉर्मल की। फिर नंबर 4 पॉइंट हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा ये कि कोई ना कोई आपको वेक्टर फील्ड गिवन होगा एफ, जिसका हमें निकालना होगा ग्रेडियंट। अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो जैसे नाम से पता लग रहा है डायरेक्शन, तो दैट मीन किसी न किसी डायरेक्शन में हमें फाइंड करना होगा। तो लेट दिस डायरेक्शन इज ए वेक्टर। क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या जो भी आपको डायरेक्शन गिवन होगी तो वो जो वेक्टर होगा उसका आपको लेना होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। तो ये एक कैप का मीनिंग है उसका यूनिट वेक्टर। और आपको पता भी होगा कि हम किसी भी वेक्टर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है, वेक्टर को उसको मॉड से डिवाइड करेंगे और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ग्रेडियंट के साथ, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जब उसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगी। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो तो हमेशा 1 होता है, दैट में ये तो हट जाएगा, और केवल आपको मिलेगा मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ
इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे दो रिजल्ट निकल के आते हैं थीटा पे कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 एंड इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो नंबर 1 है कि यदि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होता है तो कोस 0 कितना होता है 1। तो इस केस में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो यहाँ पर रिजल्ट है कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम एंड इस मैक्सिमम वैल्यू इज मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड इट इज़ मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली। एक तो ये वाला कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करके बताएं और आपको वेक्टर फील्ड दे देंगे। तो मैक्सिमम का मीनिंग कुछ नहीं, आपको उसका ग्रेडियंट निकाल के उसका मॉडुलस लेना है तो वो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये नंबर 2 होगा, इट इज़ मैक्सिमम इन डायरेक्शन ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। अब जो नंबर 2 पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो सेकंड रिजल्ट था हमारा वो ये था कि इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मिनिमम एंड इस मिनिमम वैल्यू इज 0। ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि वहाँ पे क्या था कोस थीटा। अब थीटा की जगह पर 90 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड इट इज़ मिनिमम इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो ये भी बस कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी या किस डायरेक्शन में होगी, तो टेंजेंट टू द कर्व। एंड कितनी होगी उसकी मिनिमम वैल्यू, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मिनिमम वैल्यू होगी हमेशा 0। तो ये दो क्वेश्चन इजीली फिर से बन सकते हैं। ठीक, अब जो मैंने वहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं उन पे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं वो यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं। उसमें से पहला है लिखा हुआ यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछने के लिए आपको दो चीज़ें गिवन होंगी हमेशा। एक तो सरफेस गिवन होगी नंबर 1, और जिस डायरेक्शन में फाइंड करना है वो डायरेक्शन आपको हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में। तो ये तो यहाँ पर डायरेक्शन है और ये इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन होगी वो तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में होगी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं ABCD। अब इनमें से कौन सा सही है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए फॉर्मूला था कि ये जो वेक्टर फील्ड है पूरा उसको पहले आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यानी डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो x यहाँ पे भी है तो बनेगा 2x YZ एज इट इज़ प्लस x यहाँ पे भी है तो 4Z² इंटू आई कैप। फिर प्लस अब इस पूरे वेक्टर फील्ड का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y यहाँ पे भी है बट यहाँ नहीं है तो बनेगा कल x² Z कैप प्लस फिर उसके बाद z के रेस्पेक्ट में तो z दोनों जगह है x² y प्लस 4x इंटू 2z यानी 8xz k कैप। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट। बट ग्रेडियंट हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे निकालना होता है तो पॉइंट आपको गिवन होगा। तो वो पॉइंट है यहाँ पे 1 - 2 - 1। तो ये पॉइंट जब आप यहाँ पुट करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 8i माइनस के जे के माइनस के 10 के कैप। अब जैसे ग्रेडियंट आ जाएगा तो उसके बाद आपको डायरेक्शन देखनी है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप, यानी ये जो जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कुछ नहीं करना होता, जो वेक्टर होता है उसको मॉडुलस से डिवाइड कर दो। मॉडुलस का मतलब इसका स्क्वायर करके रूट लेंगे आप, तो 4 + 1 + 4 9 का रूट कितना होगा 3। तो ये मिल गया यहाँ पे इस वेक्टर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट भी आता होगा आपको। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। कैलकुलेट करेंगे आंसर मिल जाएगा 37/3। ये किस में गिवन है, डी ऑप्शन में गिवन है तो डी हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए सरफेस गिवन है और किस पॉइंट पर फाइंड करना वो पॉइंट गिवन होगा। ठीक, तो फिर से पहला वही काम करना है क्योंकि फॉर्मूले में क्या यूज आता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो हमें ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, अभी जैसे किया था कि पहले इस पूरे जो वेक्टर फील्ड है उसको आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया 2z², फिर यहाँ x यानी -3y, यहाँ पे x यानी +4 i कैप। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y केवल यहीं पे ही है तो -3x, और इसको z के लिए करेंगे तो z यहीं पे ही है तो बनेगा 4xz k कैप।
ये बन गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट किसी ना किसी पॉइंट पे फाइंड करना होता है, तो पॉइंट आपको गिवन है 1 1 2, तो 1 1 2 यहाँ पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू एट द पॉइंट 1 1 2। अब जो पूछा गया है वो फाइंड कर लीजिए। टेंजेंट प्लेन पूछा गया है, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन अभी जस्ट मैंने लिखी थी। क्या लिखी थी अपन ने, x माइनस के x1 और उसको मल्टीप्लाई करना है इसके x कोऑर्डिनेट से यानी 9, फिर प्लस ऐसे y माइनस y1, ये बनेगा y माइनस y1, इसका फिर जो ग्रेडियंट है उसका y कोऑर्डिनेट लेना है यानी -3, फिर ऐसे z माइनस z1, तो z1 कितना है यहाँ पर पॉइंट पर 2 और ग्रेडियंट का क्या लेना है यहाँ पे z कोऑर्डिनेट लेना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 9x माइनस के 3y प्लस के 8z, इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट को देखेंगे तो बनेगा 22। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 1 1 2। ऐसे नॉर्मल फाइंड करना है तो नॉर्मल में क्या था, कुछ नहीं था कि ये जो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट थे किसके ग्रेडियंट को उनको डिवाइड करके इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो x माइनस x1 अपॉन 9 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन दिस, ये जो भी यहाँ पे मिलेगा अपॉन दिस, और ये मिल जाएगी एक लाइन की इक्वेशन जो कि होगी नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने होते हैं क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। यहाँ मैंने लिखा हुआ है वेक्टर फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसमें आई कैप जे कैप के कैप होगा यानी वो वेक्टर होगा, इसलिए हमने बोला है वेक्टर फंक्शन। तो डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फंक्शन का फाइंड करते हैं और ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का फाइंड करते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब वेक्टर फंक्शन के लिए हमने एक वेक्टर फंक्शन कंसिडर किया, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के के बी ए वेक्टर फंक्शन। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ, जिसका नोटिफिकेशन ये भी होगा कि जो डेल ऑपरेटर है और ये जो वेक्टर फंक्शन है दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा और वो इस तरीके से लिखा होगा जिसको सॉल्व करने पे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि दिस डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज नंबर 1 नंबर 2, यानी एक स्केलर क्वांटिटी होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर नंबर सी में हो सकता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी बोथ, एंड नंबर डी में हो सकता है नन ऑफ दीज। तो याद रखना कि डाइवर्जेंस तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है और जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। वहाँ पे आपको एक वेक्टर मिलता था हमेशा। ये मेरे छोटे छोटे पॉइंट है, बस वो याद रखने होते हैं हमें। फिर अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है या फिर हम डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया कि एक वेक्टर फंक्शन मैंने कंसिडर किया एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। किस पॉइंट पे, कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, यहाँ पे पॉइंट गिवन है 1 1 1, फिर 4 ऑप्शन दे दिए। तो अगर हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है तो डाइवर्जेंस का सिंपल मीनिंग होगा कि ये जो आई कैप है इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर यहाँ जो जे में लिखा हुआ है उसको वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, और जहाँ के कैप में लिखा हुआ है उसको जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपको इस तरीके से कोई फंक्शन मिल जाएगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में। अब ये जो भी मिलेगा उसमें ये पॉइंट पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा -3, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी, दोनों ही बात एक ही है। फिर डाइवर्जेंस पे ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है। इस पे तो क्वेश्चन आए भी हैं सोलेनोइडल पे और इरोटेशनल पे, तो वो तो अभी कर्ल में करेंगे। और सोलेनोइडल क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसके लिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ 0 होता है, ठीक है ना, उस वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। इस सोलेनोइडल पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया द वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर दिस वन एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस 3y आई के वाई माइनस के 2z जे के प्लस एक्स प्लस ए जेड के के। तो ये जो ए है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब आपको गिवन है कि दिस वेक्टर इज ए सोलेनोइडल और ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है। तो सोलेनोइडल की कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि इफ़ इट इज सोलेनोइडल दैट में इसका जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 के इक्वल होगा। डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको जेड के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा ए, एंड इट इज़ इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनोइडल। कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2। -2 का है सी ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम कर्ल नेक्स्ट पेज पे।
ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल क्या होगा। अब उसके लिए अगेन है वेक्टर फंक्शन हमने कंसिडर किया, बी ए वेक्टर फंक्शन, देन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू, जिसका नोटिफिकेशन ये होगा कि ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा एफ वेक्टर के साथ। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में, तो वो आप सबको पता होगा डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो होती है आई जे के, सेकेंड होती है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, जो कि इस वेक्टर के ये कंपोनेंट लिखने होंगे। ऐसे इस वेक्टर के आपको कंपोनेंट लिखने होंगे एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलेगी आई जे के की फॉर्म में। सो इसलिए हमने बोला है कि जो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर होगा वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर। अब इस पर एक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इज रोटेशनल वेक्टर, कि कब कोई वेक्टर इज रोटेशनल होता है। कि डेफिनेशन है कि अब वेक्टर एफ इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर कर्ल 0 होता है तो इरोटेशनल, और अगर उसका डॉट प्रोडक्ट यानी डाइवर्जेंस 0 होता है तो फिर क्या होता है, सोलेनोइडल। ये दोनों की डेफिनेशन है। अब इन पर रिजल्ट्स हैं। क्वेश्चन तो कैसे आता है, जैसे मैंने वहाँ सोलेनोइडल में करवाया था वैसे ही यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी वेक्टर फील्ड आपको दे देंगे और कोई अननोन क्वांटिटी वहाँ पे आपको दे देंगे और बोला जाएगा कि इफ वेक्टर इज रोटेशनल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जो भी अननोन होगा। तो कुल मिला के आपको उसका वेक्टर यहाँ पे 0 के इक्वल करना होगा। अब 0 के इक्वल करने का मीनिंग है कि 0 ये वेक्टर होगा, दैट मीन्स इज सॉल्व करने पर आपको कुछ वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ऐसा कुछ वो बराबर 0 है। 0 का मतलब है 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के के। तो दोनों के एक्स कंपोनेंट भी 0, इसका वाई कंपोनेंट 0, इसका जेड कंपोनेंट 0। और कंपेयर करने के बाद आपको अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी होगी। ठीक, तो ये है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। बाकी मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप सॉल्व कर लेना। अब इसके रिजल्ट देखते हैं हम 1 बाय 1, जिसमें से नंबर 1 है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू इरोटेशनल वेक्टर, यानी कोई भी दो इरोटेशनल वेक्टर आपको गिवन है, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, सोलेनोइडल। ठीक है ना। फिर नंबर 2 है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसको हम बोल देंगे ऐसे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अगर बाहर डॉट प्रोडक्ट है डेल के साथ तो क्या बनता है, डाइवर्जेंस, और अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन ये बनेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो इसकी वैल्यू होगी इसके इक्वल, यानी ये जो दोनों वेक्टर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है दो सेम वेक्टर होंगे तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, और ये बनेगा यहाँ पे डेल टू स्क्वायर। फिर इसी फॉर्म में आपको गिवन है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो इस वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये क्या लिखा हुआ, कर्ल, फिर अंदर क्या लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो जब भी किन्हीं भी दो सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें पता है कि उसका आंसर क्या होता है, 0। तो इस वजह से ये 0 मिलेगा आपको, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। फिर नेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है डाइवर्जेंस, क्योंकि इसके बीच में क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, अगेन दो सेम वेक्टर है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, चाहे दोनों के बीच में हो चाहे यहाँ पे हो, हम इनको वैसे भी चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ए अगर आप बाहर लिखेंगे तो आ जाएगा ये तो ए वेक्टर डॉट, और ये बन जाएगा डेल क्रॉस डेल। इस वजह से ये भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है ना, ये रोटेशन हो सकता है ये वेक्टर। फिर नंबर 5 है कि अगर हमें यहाँ पर कर्ल का कर्ल निकालना है, यानी कर्ल ऑफ ए, दिस वन, तो फिर एक फॉर्मूला होता है दिस वन, ये याद रखना कि डेल ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, डाइवर्जेंस ऑफ ए से, माइनस डेल टू स्क्वायर ए। ये इसको ओपन करने पे ये फॉर्मूला मिलेगा। तो कुछ इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज़ ऑफ द वेक्टर फंक्शन। काफ़ी सारे आइडेंटिटीज़ होती हैं, बट मैंने कल इम्पोर्टेंट मेंशन किए जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपके, या पूछी होंगी, आई थिंक सो। अब एक छोटे से क्वेश्चन लिखे हैं मैंने यहाँ पे कि हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर एंड कर्ल ऑफ आर वेक्टर फाइंड करना है। देन हमेशा अगर कभी भी आर वेक्टर आपको गिवन है तो इसका मीनिंग होगा दिस वन, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। आर वेक्टर स्टैंडर्ड होता है कि आर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्स वाई और जेड होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस का मीनिंग है इसका क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसके एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, इसके वाई कंपोनेंट को वाई के रेस्पेक्ट में, और जेड कंपोनेंट को जेड के रेस्पेक्ट में।
तो 1 + 1 + 1 = कितना आएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर का। इसी तरीके से यदि हमें सेम वेक्टर का कर्ल निकालना है तो कर्ल वाले फॉर्म में पुट कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगी 0। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर = 3 एंड द कर्ल ऑफ आर वेक्टर = 0। क्लियर। अब हम यहाँ पे तीनों इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। अब ये जो थ्योरम्स हैं इन पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। अब आई डोंट नो आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए इन थ्योरम्स पे। अगर स्टेटमेंट ही केवल पूछा गया है तो स्टेटमेंट आपको मैं तीनों के बता दूँगी, बट अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन आए हैं तो फिर वो ना ही आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं। कैसे लेंदी होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको यहाँ पे कि किस तरीके से वो लेंदी होते हैं। तो इन थ्योरम पर बेस अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो वो तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट ना करें, बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपसे जैसे कि स्टेटमेंट पूछा गया कि ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो वो आप स्टेटमेंट तो याद रख सकते हैं। वो अभी मैं बताऊँगी स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है ऑप्शन में। तो इसी वजह से मैं इसके जो क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी टेलीग्राम पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे पास तो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, एक पेज के सॉल्यूशंस हैं उनके मेरे पास। तो आप केवल ग्रीन, गॉस, स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट याद रखना, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो इजी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो मैं आपको अभी यहीं पे करवा दूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो। ठीक है ना। तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। इसमें है कि लेट आर बी ए क्लोज्ड बाउंडेड रीजन इन XY प्लेन। नंबर 1, रीजन आर मस्ट बी क्लोज्ड, है ना, बाउंडेड रीजन इन XY प्लेन हुज बाउंड्री इज C। ठीक है, क्लोज रीजन होगा तो कोई ना कोई उसकी बाउंड्री भी होगी। तो सपोज हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया XY प्लेन जिसमें ये कोई भी क्लोज रीजन है, अब क्लोज्ड है तो उसकी बाउंड्री भी होगी। तो बाउंड्री हमने मान ली लेट इट इज़ इक्वल टू C। अब दो फंक्शन हमने कंसिडर किए m और n, बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड y। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है m और n जो कि कंटिन्यूस होने चाहिए। सो नंबर 2, बोथ m और n आर कंटिन्यूस फंक्शन। दिस वन अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे करेंगे कि m and n आर टू फंक्शंस इन C। ठीक है ना। तो दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए तो ही हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते इफ़ m and n आर नॉट कंटिन्यूस। ठीक। फंक्शन ऑफ XY हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव del m by del y एंड del n by del x इन R। अब थर्ड चीज़ है ये कि m जो है उसको तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, और n का हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। यहाँ पे चेंज ये हो सकता है del m by del x एंड del n by del y। एक चेंज ये हो सकता है जिससे ऑप्शन इजीली बनाया जा सकता है। सो नंबर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली कि m और n जो कंटिन्यूस हैं उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे जो कि कंटिन्यूस होंगे वो कौन कौन से होंगे, m का तो y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में, और कहाँ एग्जिस्ट करने चाहिए वो भी R के अंदर। देन तो फिर स्टेटमेंट ये बोलता है कि दिस लाइन इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy ओवर C इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, यानी डबल इंटीग्रेशन ओवर R। फिर आपको लिखना होगा del n by del x माइनस del m by del y इंटू dx dy। तो ये कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है m dx प्लस n dy, यानी जो dx का कोफिशिएंट होगा या dx के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा उसको हमेशा m कंसिडर करना है, और dy के साथ जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा उसको y कंसिडर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, एक लाइन इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई डी एक्स एंड x माइनस वाई डी वाई। तो dx के साथ जो लिखा हुआ है x प्लस वाई वो तो होगा हमेशा m, और dy के साथ जो लिखा होगा वो होगा हमेशा n। तो ये बन गया यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर लिखना होगा। तो इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कभी तो आप m को पहले लिख दोगे, n को बाद में लिख दोगे, या फिर m का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा और n का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा। तो एग्जैक्टली याद रखना है कि n का तो करना है x के लिए, यानी ये जो होगा जो y से मल्टीप्लाई होगा उसका तो करना है x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन,
और यहाँ पे जो डी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका करना वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर माइनस करना एक्स में से वाई को, यानी डेल एन बाई डेल एक्स को डेल एम बाई डेल वाई में से इन डी एक्स डी वाई। ठीक है, याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है हमारा ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इस पे बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं इस टाइप के, वो मैंने यहाँ बता दिया। बट इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो फिर उनको हम एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट होगी। कैसे होगी वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। कि जैसे ये एक क्वेश्चन आपको गिवन था, मैंने यहाँ बताया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है एंड वह द कर्व सी इज़ क्लोज्ड। अब ग्रीन थ्योरम में जो कर्व है वो क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन कर्व है तो आप ग्रीन थ्योरम में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 3 चीज़ों पे जैसे अंडरलाइन किया, इसको भी मैं रेड से कर दूँ। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे कर्व सी क्लोज्ड है एंड इट इज़ बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व्स। तो जब आप इनको प्लॉट करोगे डायग्राम, ये 2 पैराबोलास है, एक पैराबोला ऐसा है, एक पैराबोला ऐसा है, तो इन दोनों से एक बाउंडेड रीजन मिलेगा। ये इस रीजन आर के अंदर हमें इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो इफ़ कर्व इज़ क्लोज्ड तो फिर आप यहाँ पर ग्रीन थ्योरम लगाएंगे। ग्रीन थ्योरम से आप एम और एन निकाल के, एम का तो करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो 1, एन का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इट इज़ ऑल्सो 1। अब कर्व क्लोज्ड है तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। किस किस को करेंगे? डेल एन बाई डेल एक्स में से डेल एम बाई डेल वाई को माइनस करेंगे। बट दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस 0। और 0 आने की वजह से यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो पूरा डबल इंटीग्रेशन 0। सो दैट्स वाई दिस लाइन इंटीग्रेशन ऑल्सो 0। और 0 होने का मीनिंग है आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमारा 1 मिनट में आंसर निकल गया। बट सपोज अगर ये दोनों यहाँ पर सेम नहीं आते, मान लेते हैं कि सपोज ये x के इक्वल आता है और ये 1 आ जाता है, तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या आता है हमारे पास x माइनस 1। अब x माइनस 1 आता तो अब यहाँ पे पुट करते हैं x माइनस 1 और फिर डी एक्स डी वाई ओवर आर। अब आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। अब डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम प्लॉट करना होगा और फिर उसके बाद आपको लिमिट्स लगानी होगी। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट भी करना होगा लिमिट लगाने के बाद, और फिर कैलकुलेट करने के बाद आंसर लेके आना होगा। तो इतना लेंदी प्रोसेस वाले क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे। क्लियर? तो ये होगा ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट। अब मैं अनादर 2 थ्योरम्स हैं उनके भी स्टेटमेंट और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वो मैं बता दूंगी। ठीक है, नंबर 2 थ्योरम है हमारे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि लेट एस बी एन ओपन सरफेस। अब इसमें जो सरफेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ओपन, बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड कर्व सी। तो ये बेसिकली जो स्टोक्स थ्योरम है वो 3D में काम में लेते हैं। तो हम ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि सपोज ये मैंने यहाँ पे एक हाफ स्फीयर बनाया है, ऐसा इसका हाफ स्फीयर ऊपर भी होगा यूँ। तो अगर हमने ये वाला पार्ट लिया नीचे वाला, तो ये जो सरफेस है वो तो क्या है? ओपन, और इसकी जो बाउंड्री है ये वाली, वो बाउंड्री क्या है? क्लोज्ड। तो इस तरीके से कोई ना कोई आपको सरफेस गिवन होगी कि एस बी है ओपन सरफेस एंड इसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी? क्लोज्ड। फिर उसके बाद क्या बोला है कि एफ फैक्टर जो कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जो फील्ड होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, बी ए कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है, जो स्टोक्स थ्योरम में जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जो सरफेस एस है वो तो ओपन होनी चाहिए, दिस वन, एंड जो बाउंड्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड। बस यहाँ चेंज होगा तो एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, which has continuous first order partial derivative in region S, then the line integration f vector dot dr vector over C is always equal to surface integral S curl of f vector dot n cap into ds। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं curl of f vector को this one dot n cap into ds। तो ये होता है हमारा स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम का। और यहाँ पे जो C है इसके जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। और वेक्टर कैलकुलस में पॉजिटिव डायरेक्शन का मीनिंग होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, घड़ी की जो उल्टी दिशा में डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन इन वेक्टर कैलकुलस। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट ये है। अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना है तो किस टाइप के आ सकते हैं वो मैंने यहाँ एक मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल बाय स्टोक्स थ्योरम। तो उन्होंने खुद ने थ्योरम का नाम मेंशन कर दिया कि स्टोक्स थ्योरम से इवैल्यूएट करना है। वेयर द कर्व सी इज़ दिस वन। ये कर्व सी बनाएगा किसमें? 3D में। तो ये वैसे तो सिलेंडर की इक्वेशन है, बेसिकली ओपन सिलेंडर। तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा वो नहीं देखना हमें, सिलेंडर कैसे बनेगा। बस आपको तो ये देखना है कि स्टोक्स थ्योरम
पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टोक्स थ्योरम में किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? हमें कर्ल की। तो यहाँ आपको कर्ल निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए ये जो है ये आपके पास F1 है, F1 एक यानी Fx है, ये आपके पास Fy है और ये यहाँ पे क्या है Fz है। तो ये तो होता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। यहाँ पे लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट किसका? वेक्टर फील्ड का। तो ये हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट e⁻x, ये वाई कोऑर्डिनेट 2y और ये जेड कोऑर्डिनेट नहीं है तो -1। अब इसका जब कर्ल निकालेंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। दैट मीन स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा आंसर क्या आएगा? 0। 0 आएगा तो आप बोल देंगे लाइन इंटीग्रेशन भी 0। तो ये कर्ल निकाला है, इस वजह से उन्होंने स्टोक्स थ्योरम बोला है। और स्टोक्स थ्योरम के लिए हमें ये स्टेटमेंट याद होगा तभी आप इसका कर्ल फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आएंगे तो आपके ऐसे ईजी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस उनको ये चेक करना होगा आपको, बस उनको ये चेक करना होगा कि क्या आपको थ्योरम के स्टेटमेंट याद है या नहीं है। याद होंगे तभी तो आप इसका कर्ल निकालेंगे, नहीं तो आपको अगर स्टोक्स थ्योरम पता ही नहीं होगी तो आपको कैसे पता कि हमें इसका कर्ल निकालना होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यदि आएंगे तो एग्जाम में। अब नंबर 3 और लास्ट थ्योरम देख लेता हूँ, गॉस थ्योरम। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका भी स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि लेट V इज़ द वॉल्यूम बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस S। तो बस यहाँ पर तो एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो सरफेस है वो S क्लोज होनी चाहिए और उसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम कंटेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम कब होगा? 3D के अंदर होगा, ठीक है। तो बस इम्पोर्टेंट चीज़ है गॉस थ्योरम में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GD थ्योरम। जो GD थ्योरम में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि सरफेस S मस्ट बी क्लोज्ड। नाउ एंड लेट F वेक्टर x, y, z, यानी जो 3D में है वो x, y, z का फंक्शन होगा कोई भी F, बी ए वेक्टर फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन V। तो जो F है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और उसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए। किसके अंदर? V के अंदर। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि V के अंदर होने चाहिए। देन द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम इज दिस कि दिस सरफेस इंटीग्रल, अब ये जो साइन है इसका मीनिंग है सरफेस हमारी क्या है? क्लोज्ड है, क्योंकि ये वाला राउंड का मीनिंग है दिस सरफेस इज क्लोज्ड एंड द सरफेस इंटीग्रल इज F वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब 3D में है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा ये, और सरफेस का मतलब डबल इंटीग्रेशन। तो एक स्टेटमेंट तो ये भी होता है जो इस तरीके से लिखा होता है, या फिर एक अनदर स्टेटमेंट ये होगा। मैक्सिमम अगर ऑप्शन आएंगे तो इसी फॉर्म में आते हैं, सभी स्टैंडर्ड बुक्स में ये फॉर्म लिखी होती है, और जो हम काम में लेते हैं या हम लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर S F वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds। और वॉल्यूम इंटीग्रल का मीनिंग है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ F इंटू dv, ठीक। अब ये जो n होता है दिस n कैप इज आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू S। जो भी सरफेस होगी उसके बाहर के साइड में यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। तो जैसे कि सपोज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक छोटा सा डायग्राम, ये हमारा स्फेयर है 3D के अंदर। अब इसके ऊपर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा ऐसे बाहर के साइड, है ना। ये सरफेस है, सरफेस के जो बाहर के साइड वेक्टर होगा वो होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर विच लाई आउटसाइड, जो कि बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं कि इसको इनवर्ड लिख देंगे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इनवर्ड टू S। तो वो ऑप्शन गलत होगा हमारा, हमेशा बाहर के साइड होना चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक। तो ये होगा, ये तो होगा इसका स्टेटमेंट, जो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। और क्या एक चीज़ याद रखनी है, सरफेस क्लोज होनी चाहिए और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यू होने चाहिए रीजन V के अंदर। फिर क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं कि F वेक्टर यदि ये है एंड S इज द सरफेस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर यहाँ पे सरफेस है, तो अगर स्फेयर गिवन है इसका मीनिंग क्लोज्ड है हमारी सरफेस ऑलरेडी, एंड द यूजिंग GD थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो GD थ्योरम लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है? डाइवर्जेंस ऑफ F इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो हमें इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना होगा किसका? F वेक्टर का। F वेक्टर ये गिवन है, तो या तो डाइवर्जेंस 0 आ जाएगा तो आप आंसर दे देंगे 0। अब अगर यदि डाइवर्जेंस 0 नहीं आके कांस्टेंट वैल्यू मिलती है आपको कोई ना कोई, तो भी हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कुछ x एंड y कंटेंट है, यानी फंक्शन मिलता है x y z का, तो फिर ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। उस केस में आपको 3 इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन हमें वहाँ सॉल्व नहीं करना है, हमें तो ऐसा करना है कि या तो डाइवर्जेंस 0 मिल जाए या फिर डाइवर्जेंस की वैल्यू कांस्टेंट मिल जाए।
तो मैंने वही वाला एग्जांपल लिया जिसमें डाइवर्जेंस की वैल्यू आपको कांस्टेंट मिल रही है। तो जैसे कांस्टेंट मिली तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दिया कि दिस इक्वल टू दिस। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 6 और ये बन रहा है डी। तो 6 तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन जो डी। और इसका मीनिंग होगा सॉल्व करने पे वी का मीनिंग होगा वॉल्यूम। तो ये बेसिकली डिनोट करेगा वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। जो भी आपको सरफेस गिवन होगी वो उसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे कंपेयर करके निकाल लेंगे जो कि 1 है, तो 1 का होल क्यूब यानी 1, ये कैंसिल होगा, ये कम्प्लीटली देगा आपको 8 पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 पाई। तो क्वेश्चन आएंगे तो इस फॉर्म में आएंगे जो मैंने यहाँ पे करवाया। बाकी स्टेटमेंट तो है ही सही आपके सामने। तो ये आपका वेक्टर कैलकुलस भी जितना आपने मुझे कमेंट्स में करके बताया कि मैम ये टॉपिक आए हुए हैं, उसमें तो मैंने सारा कवर करवा दिया आपका। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।